ये बात तो अक्सर सुनने में आती है कि दौलत 3 पीढ़ियों से ज्यादा नहीं टिकती। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कुछ परिवार सदियों तक अमीर बने रहते हैं जबकि बाकी सब कुछ गंवा देते हैं? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये पुराने पैसे वाले लोग आखिर करते क्या हैं और पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति की असली कहानी है क्या। ये एक बहुत पुरानी कहावत है और ये उस असल मुश्किल को दिखाती है जिसका सामना कई अमीर परिवार करते हैं। इसे 3 पीढ़ी का श्राप भी कहा जाता है। होता क्या है, पहली पीढ़ी जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाती है, दूसरी पीढ़ी उसे किसी तरह बनाए रखती है और तीसरी पीढ़ी वो उसे उड़ा देती है। तो फिर असली सवाल तो ये है कि कुछ परिवार इस श्राप से बच कैसे निकलते हैं। यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। हमें उन रहस्यों को जानना है जो इन सफल परिवारों को बाकियों से अलग बनाते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहला कदम है ये जानना कि ये जेनरेशनल वेल्थ या पीढ़ीगत संपत्ति आखिर होती क्या है। आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ ढेर सारा पैसा नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसे सालों साल बल्कि सदियों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचकर देखिए, ये एक ऐसा कारोबार है जो लगातार मुनाफा दे रहा है, या ऐसी जमीन है जिससे किराया आ रहा है। ये पैसे का एक ऐसा इंजन है जो कभी बंद नहीं होता। अगर असल दुनिया में इसके उदाहरण देखें तो कुछ नाम तुरंत दिमाग में आते हैं, जैसे कि रॉकफेलर, जिन्होंने तेल के कारोबार से शुरुआत की और फिर अपनी संपत्ति को कई अलग अलग सेक्टर्स में फैलाकर पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर लिया, या फिर रॉथस्चाइल्ड, जिनकी बैंकिंग की विरासत सदियों पुरानी है, और अपने देश भारत में टाटा परिवार, जो अपने उद्योगों के साथ साथ ट्रस्ट के जरिए भी अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सिस्टम तो समझ आ गया, पर इसकी नींव क्या है? वो है एक खास तरह की सोच, एक अलग ही माइंडसेट, जिसे हम ओल्ड मनी माइंडसेट कहते हैं। अब देखिए, पैसे को लेकर आम सोच और ओल्ड मनी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जहां ज्यादातर लोग पैसा खर्च करने और एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाने पर ध्यान देते हैं, वहीं पुराने पैसे वाले लोग संपत्ति को बचाने और अनुशासन पर जोर देते हैं। उनका लक्ष्य बस कमाना नहीं, बल्कि जो कमाया है उसे हर हाल में बनाए रखना होता है। और ये जो बचाने वाली सोच है ना, इसी से कुछ आदतें और विश्वास पैदा होते हैं। ये लोग ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जो लगातार पैसा बना कर दें। अपने बच्चों को पैसे की कीमत और उसे संभालने का तरीका बहुत छोटी उम्र से सिखाते हैं। और हाँ, दिखावे से बिल्कुल दूर रहते हैं। मतलब खर्च जरूरतों पर होता है, शौक पर नहीं। तो सोच तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि वो इसे अमल में कैसे लाते हैं। चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों और टूल्स को देखते हैं जिनका इस्तेमाल ये अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला कदम है अपनी संपत्ति के चारों ओर एक कानूनी किला बनाना, मतलब ट्रस्ट और एस्टेट प्लानिंग जैसे तरीकों से उसे सुरक्षित करना ताकि उस पर कोई आंच ना आए। दूसरा, परिवार में एक सिस्टम बनाना जहां अगली पीढ़ी को भी पैसों से जुड़े फैसलों में शामिल किया जाए। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, उन्हें ये सिखाना कि इस दौलत के साथ जिम्मेदारियां और कुछ कर्तव्य भी आते हैं। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसे 4 ऐसे सरल सिद्धांतों में समेटते हैं जिन्हें कोई भी समझ सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। पहला सबक है ऐसी चीजें बनाना जो किसी इंसान की जिंदगी से भी लंबी चलें। मतलब ऐसी संपत्ति जो किसी के जाने के बाद भी पैसा बनाती रहे। ये एक कामयाब बिजनेस हो सकता है, किराए की इनकम देने वाली प्रॉपर्टी हो सकती है, या एक ऐसा स्टॉक पोर्टफोलियो हो सकता है जो वक्त के साथ बढ़ता रहे। सोच हमेशा लंबी अवधि की होती है। दूसरा सबक है डाइवर्सिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाएं। कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में, कुछ रियल एस्टेट में और कुछ किसी बिजनेस में। इससे होता ये है कि अगर किसी एक जगह नुकसान भी हो तो बाकी निवेश उसे संभाल लेते हैं। तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, याद रखिए, पैसे से भी बड़ी संपत्ति है पैसों की समझ। ये अगली पीढ़ी को दी जाने वाली सबसे कीमती चीज है। बात सिर्फ पैसे देने की नहीं है, बल्कि उन्हें ये सिखाने की है कि पैसे की इज्जत कैसे करें, उसे कैसे बढ़ाएं और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को कैसे निभाएं। ये ज्ञान किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। और चौथा सबक है अनुशासन का, यानी लाइफस्टाइल क्रीप से बचना। ये क्या होता है? जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, लोग अक्सर अपने खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ा देते हैं।
जो लोग लंबी अवधि की सोचते हैं वो इस जाल में नहीं फंसते। आमदनी बढ़ने पर भी वो अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं ताकि बचे हुए पैसे को फिर से इन्वेस्ट किया जा सके। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। ये बात दौलत की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। जरूरी ये नहीं कि कितना कमाया गया, जरूरी ये है कि उसमें से कितना बचाया गया और उसे कितना बढ़ाया गया। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये हमें इन सबकों को अपने आज और आने वाले कल के लिए लागू करने को कहता है। सोचने वाली बात ये है कि क्या हम सिर्फ आज के लिए जी रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमारे बाद भी कई पीढ़ियों तक कायम रहेगा।